नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 17 दिसंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। और जैसा कि आप सभी लोगों को बेसिकली पता होगा कि यह करंट अफेयर्स डेली मॉर्निंग वाला हमारा ना सिर्फ आपके यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सभी वनडे एग्जाम्स के लिए हो जाता है महत्वपूर्ण। और सबसे और अच्छी बात, मैंने कई बार आपसे कहा है कि दरअसल हमारे दिन की शुरुआत एक नए संकल्प के साथ होनी चाहिए, एक नए लक्ष्य के साथ होनी चाहिए, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे दिन आपको मनोयोग के साथ यानी कि पूरी शिद्दत के साथ आपको उस टारगेट को अचीव करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, अर्थात मेहनत करना चाहिए। और जिस दिन से आपने यह चीज शुरू कर दी, जिस दिन से आपने संकल्प लेना शुरुआत कर दिया सुबह सुबह, वह दिन आपका न सिर्फ बेहतर होगा बल्कि आने वाला समय आपके लिए जो है संघर्षों पर विराम लगाने वाला होगा। तो ऐसे में डेली सुबह उठिए, कुछ टारगेट्स, कुछ लक्ष्य अपने निर्धारित करिए, एक संकल्प लीजिए कि आज मुझे इस पूरे दिवस में यह कार्य करना है, यह चैप्टर्स, ये विषय के हमें कंप्लीट करने हैं। तो ये चीज आप लोग शुरुआत करिए, देखिएगा कि आपका जीवन बहुत 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 ही बदलाव वाला होगा और आप जो है सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले डिकोड एग्जाम की तरफ से दरअसल आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज बेसिकली 47 टेस्ट इसमें दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी और सबसे खास बात यह है कि बेसिकली इस टेस्ट सीरीज में 500 यानी कि 500 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि जिसकी फीस पहले थी हमारी 1500 रुपए, वो फीस ऑफ डिस्काउंट के साथ में हो जाती है आपके लिए 1000 में मिलते हैं आपको 47 टेस्ट, जिसमें से आपको 42 टेस्ट जो मिलेंगे आपके, वो मिलेंगे आपको जीएस प्लस आपका हिंदी, और इसके अलावा जो 5 टेस्ट होंगे वो मिलेंगे आपको 5 टेस्ट आपके किसके, करंट अफेयर्स के। ठीक है, अभी हाल ही में बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ, आप सभी लोग देखा होगा कि करंट लगभग जो यहां पे आए, हम लोगों ने कराए थे करंट अफेयर्स। ठीक है, यहां पे मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं, लेकिन करंट अफेयर्स आपको क्लासेस में कराए गए थे बिहार पीसीएस वाले में। ठीक है, इसके अलावा जीएस के बहुत सारे प्रश्न थे जो ऑलरेडी हमने क्लासेस में आपको बताए थे कि भाई ये तैयार कर लेना, लगभग वही प्रश्न आपके आए थे अगर आपने एग्जाम दिया होगा बीपीएससी का या जो आपने पेपर देखा होगा तो। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं कि क्लास को आप लोग पूरी शिद्दत के साथ देखा करिए, अच्छी तरीके से देखा करिए, और न सिर्फ आपको देखना है बल्कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो जो चीजें मैं बताता हूं उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। और हां, ठंडक का समय है, एक अच्छी सी कॉफी, एक अच्छी सी चाय बनाइए और रजाई में या ब्लैंकेट में बैठ करके थोड़ा सा एक एक शिप पीते हुए और आराम से करंट अफेयर्स देखिए और संकल्प लीजिए कि आज मुझे ये कुछ कार्य करना है बेहतर। चलिए आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और उसके पहले हम लोग करते हैं लास्ट डे का रिवीजन, जो कि आपके लिए हो जाता है सबसे महत्वपूर्ण। न सिर्फ आपको करंट अफेयर्स रिवीजन करना है बल्कि इसके साथ साथ में आपको जीएस के जितने भी आपके पेपर्स होते हैं उन सभी को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले सी राजगोपालचारी की जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 10 दिसंबर को सी राजगोपालचारी की जयंती मनाई जाती है और इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कई सारे पॉइंट्स सी राजगोपालचारी जी के बारे में आपको बताया था, समझाया था। यहां पर हमने आपसे यह भी कहा था कि बेसिकली यूपीपीसीएस के मुख्य परीक्षा में यहां पर शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए हमारे महापुरुषों पर आता है। तो ऐसे में आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। मैंने आपको यह भी बताया है कि जो भी हमारे महापुरुष होते हैं, जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, उनके इंपॉर्टेंट कोटेशंस को आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और उन कोटेशन का इस्तेमाल आप अपने निबंध में जो है क्या कर सकते हैं, उपयोग उसका कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कैश फ्री पेमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन मिले हैं? राजकुमार राव जी बने हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, बड़े अच्छे एक्टर हैं अपने आप में और सभी लोग इनको बेसिकली पसंद ही करते हैं। ठीक है, इंतकाम देखिए वाला है ना, याद है। चलिए, हाल ही में शतरंज के विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो डी मुकेश बन गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संसद पर हमला हुआ था भाई साहब, 2001 में संसद पर हमला हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष अक्टूबर में बढ़कर कितनी हो जाएगी? 3.5% हो गई है, मतलब 3.5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया बेसिकली डब्ल्यूएचओ के बारे में, डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और डब्ल्यूएचओ के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, मैंने कई बार डब्ल्यूएचओ के बारे में जानकारी आपको दी हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में एक लंबे समय के बाद मार्बल्ड बत्तख को देखा गया? तो ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर है आपका? ये है आपका बेसिकली गुड़गांव। कहां? गुड़गांव जो है आपका हरियाणा में। ठीक है ना, याद रखिएगा,
जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं, जितने आपके वन्यजीव अभयारण्य हैं, जितने आपके पक्षी अभयारण्य हैं, यहां से प्रश्न आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जितने हैं इनकी सभी की लिस्टिंग कर लीजिएगा और कौन कौन से विरासत स्थलों में शामिल हैं उनको भी आप लोग क्या करिएगा, एक जगह पर नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, कितने टोटल नेशनल पार्क हैं, कितने टोटल वन्यजीव संरक्षण अभयारण्य हो गए आपके पास, ये सभी चीजें दरअसल आपके पास डेटा एकत्रित होना चाहिए। राइट, और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, पीसीएस का एग्जाम जैसे ही आपका वाइंड अप होता है यानी कि 22 दिसंबर को, उसके बाद हम लोग पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए कुछ एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। फ्री इनिशिएटिव होगा मेरी तरफ से, जहां पर आर्टिकल वगैरह तो कराए जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ में जो भी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ करेंगे उन पर हम लोग एक एक दो टॉपिक पर क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा किया करेंगे और वह आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यह स्टार्टिंग हम लोग बेसिकली जो है 1 जनवरी से कर देंगे या आप मान के लिए 28-29 दिसंबर से हम लोग करेंगे। तो अगर आप पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए इस जो है प्रोग्राम को चाहते हैं, आप प्लीज अपना जो है समर्थन व्यक्त कर सकते हैं। आप चाहें तो जो है इसको एक बार लिख करके कमेंट करके बता दीजिए कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक होते हैं उन पर हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। प्लीज आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप इस प्रोग्राम को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है, लास्ट डे हमने आपसे प्रश्न पूछा था, हमारे बॉडी का जो मैक्सिमम जो पार्ट बेसिकली है, मतलब अगर हम बात करते हैं किसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो वह है वाटर की, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि जल का जो है बना हुआ है भाग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की संसद में राष्ट्रपति पर अल्पकालिक मार्शल लॉ की घोषणा के लिए महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया गया है? दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, मालदीव या फिर भारत? तो या इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट जो उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साउथ कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वहां पर अभी वहां की संसद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही है। राइट, तो हाल ही में दक्षिण कोरिया की संसद में राष्ट्रपति कौन है? योन सुक योल पर अल्पकालिक मार्शल लॉ की घोषणा के लिए महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया गया है। एक बात यहां पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण यह है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और भारत में उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया बेसिकली यह आपके एग्जाम के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तुरंत कॉपी पेन उठाइए और जो मैं कह रहा हूं उसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। पहला मैंने आपसे क्या बोला? पहला मैंने आपसे बोला कि राष्ट्रपति पर क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, क्या महाभियोग, इसको आपको आज क्या करना है, रेडी कर लेना है। पीसीएस वाले अभ्यर्थी भी जरा ध्यान रखिएगा, पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो आपके सुप्रीम कोर्ट और जो आपके हाई कोर्ट होते हैं इनके जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, इनके जो न्यायाधीश होते हैं इन पर भी, न्यायाधीशों पर भी महाभियोग की प्रक्रिया आपको क्या करनी है, रेडी करनी है। यह प्रश्न आपके प्री के साथ साथ में आपके मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है। भाई साहब नोट कर लो, बैठे मत रहो प्लीज, नोट डाउन प्लीज एंड प्लीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ठीक है, प्लीज आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति पर जो है वहां पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है और अभी हाल ही में भारत में उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग के लिए बेसिकली जो है क्या किया गया है, मतदान किया गया, मतलब प्रस्ताव पेश किया गया है कि भाई ये पार्शलिटी करते हैं ऐसा करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संसद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बाद संवैधानिक न्यायालय के राष्ट्रपति को पद पर बरकरार रखने या हटाने के निर्णय तक उनकी शक्तियां निलंबित रहेंगी। न्यायालय द्वारा महाभियोग को बरकरार रखे जाने की स्थिति में जून वर्ष 2017 में पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुन हे के बाद दक्षिण कोरिया के इतिहास में महाभियोग द्वारा पद से हटाए जाने वाले दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बन जाएंगे। यह भी फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्लीज इसको भी आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन करिएगा। यानी कि जो आपके पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुन हे थे उनके बाद बेसिकली जो है ये जो भी जो यून है इन पर जो है दूसरे व्यक्ति बन गए हैं जिन पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, 24 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डे इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली। तो ये 12 दिसंबर आई थिंक होना चाहिए इसका सही उत्तर। देखते हैं कि 12 दिसंबर ही है क्या। आप लोग जरा बताइए, क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बेसिकली 12 दिसंबर को ही मनाया जाता है? बिल्कुल नहीं, गलत हो गया 24 दिसंबर भाई साहब। चलो एक क्वेश्चन हो गया मेरा गलत, ये हो जाएगा 24 दिसंबर, 12 दूना 24, 12 दिन के बाद आता है।
24 दिसंबर को बेसिकली राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आज मेरा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, गलत हो गया, तो सॉरी, कोई बात नहीं, हो जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देने की सार्वजनिक प्रतिबद्धता क्या करना है, व्यक्त करना है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा उपभोक्ता कार्य विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा की क्या की है, घोषणा की है। किसके लिए, उपभोक्ता कार्य विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रतिज्ञा, जो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा क्या होगा, प्राधिकारियों के साथ सहयोग करते हुए असुरक्षित, नकली और खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए एक स्वैच्छिक प्रतिबद्धता है। एक बार यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जब भी आप किसी होटल में सामान लेने जाए, कोई मिठाई ले, कोई खाद्य पदार्थ ले, कोई भी ले, तो बेसिकली आपको उसका सैंपल लेने का अधिकार है, राइट। फॉर एग्जांपल आपके समोसे की शॉप पे गए, मतलब होटल पे गए, आपको लगता है यार कि इसमें स्मेल आ रही है, आपको लगता है ये आलू खराब है, आप उसका सैंपल ले लीजिए और जो है आप उस पर शिकायत कर सकते हैं, लैब में उसको भेज सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, अधिकार है, ये आपका राइट है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी या कोई भी शॉप या कोई भी व्यक्ति आपको खराब नहीं दे सकता है, सही खाने का, ठीक है, और बिल्कुल क्वालिटी के साथ खाने का आपका अधिकार है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी किसी होटल में जाएं, आपको लगता है कि यह चीज खराब है, नहीं सही है, आप तुरंत जो है उस पर ऑब्जेक्शन कीजिए और उसको रिटर्न करिए। आपको लगता है कि ये लंबे समय से ऐसे गतिविधि कर रहा है, आप उस पर केस भी दर्ज करवा सकते हैं, अपनी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आपका अधिकार है, आपका राइट है, आपको कोई गलत कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खिला सकता है। आपको यह भी अगर लगता है कि किसी होटल में, किसी शॉप में या किसी भी जगह पर कुछ कार्य अनैतिक हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, आप जो है उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यू हैव राइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ अपने अधिकार हैं, इनको जानिएगा। ऐसा नहीं कि समोसा चटनी लगा के दे दिया, एकदम 10 दिन का पुराना चटनी है, एकदम लगाया, एकदम से खा के चले गया, मजा आ गया। भाई साहब मत खाना, ठीक है। और बाहर जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने से पहले जरा देख लिया करिए उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलगप्पे खाने वाले खासकर ध्यान रखिएगा, खतरनाक होता है, ठीक है। पसंद तो मुझको भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा। चलिए, 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी बेसिकली प्रदान की गई थी, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर भूविज्ञान संग्रहालय, ठीक है, अभी हाल ही में भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, सतना, भोपाल, ग्वालियर या फिर लखनऊ। तो इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा भाई साहब, इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी, यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अभी हाल ही में भूविज्ञान संग्रहालय का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। बेसिकली ये देखो यहां पे लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर की विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में, कहां पर, विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और इसका उद्घाटन बेसिकली कब किया गया, यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो यह किया गया बेसिकली 15 दिसंबर को, याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि आज के 4 दिन पहले, 3 दिन पहले। चलिए, बाकी यहां पर हमने आपको पॉइंट बता दिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरे विरासत साड़ी महोत्सव, विरासत साड़ी महोत्सव की शुरुआत कहां पर हुई है, आपसे पूछना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में या फिर सूरत में। तो बहुत सारे लोग, अगर इस पर मैं आपसे बोलूं कि इस पर प्रेडिक्शन कीजिए अपना कि क्या होगा, तो मुझे लगता है अधिकतर लोग तो लगाएंगे क्या, सूरत लगा देंगे। सूरत में साड़ियों का बड़ा जबरदस्त जो है मार्केट है, अधिकतर लोग इसको सूरत लगा सकते हैं, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली इसका उत्तर क्या होगा, ये नहीं होगा, यानी कि इसको कट करते हैं हम, कट, और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो दिल्ली है, दिल्ली के जनपथ में बेसिकली अभी हाल ही में क्या किया है, तीसरे विरासत साड़ी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। जिनको साड़ी पसंद है जा सकते हैं, ठीक है। और ठंडी आ गई है, कपड़े सस्ते सस्ते लेने हैं तो सरोजिनी मार्केट भी जा सकते हैं। दिल्ली वाले मुखर्जी नगर, वजीराबाद, करोलबाग और नोएडा वाले भी अभ्यर्थी जा सकते हैं और जाते भी होंगे। ब्रांडेड पहनना तो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, जो ब्रांड आप यहां लोकल में सुनते होंगे ना, फला ब्रांड, सरोजिनी मार्केट से अलग अलग मार्केट से आता है, टैग लगा करके आपको बेच दिया जाता है। 200 रुपए वाला स्वेटर आप 2000 में पहनते हो। ध्यान रखना, जो आप बाबू बन के घूमते हो ना, एकदम तगड़े वाले 2000 रुपए का जैकेट पहन के रखा हूं, भाई साहब 200 रुपए मिल जाएगा वो, ठीक है, दिल्ली में, ध्यान रखना, ठीक है।
तो थोड़ा पहचान कपड़ों की वजह कीजिए। इसलिए मैंने कहता हूं कि उपभोक्ता जो है ना, उसके कुछ अधिकार राइट है, उनको पहचानो, जानो, ठीक है। 2000 की 200 रुपए की जैकेट आप लोग 2000 का टैग लेके पहनते हो, ध्यान रखना। कई बार पहले मैं भी ठगा जाता था, बड़ा खुश होता था, यार यार इतनी महंगी शर्ट पहन रखा है, पता चलता था कि 200 रुपया का है जो हम पहने हैं शर्ट हुआ, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, बहुत बहुत बवाल है भाई साहब, बहुत जंजाल है यहाँ पे। समझ लीजिए कि आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, ये भगवान ही जानते होंगे, शायद भगवान भी को भी नहीं पता होगा कितनी चालाकी के साथ उसको कैसे मॉडिफाई किया जाता है, किस तरीके से इसको ऑफर लगा करके। ऑफर रहता है, कपड़े का प्राइस कितना है भाई साहब, कपड़े का प्राइस लिखेंगे 3000, ठीक, और उस पे लगा देंगे कितना, लगभग 50% का डिस्काउंट, और लगा देंगे किस पे, उस पे 70% का डिस्काउंट ऑनलाइन, और प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस रख देंगे 3000 का 1500 रुपए, या कर देंगे 1000। आप खुश हो जाओगे, यार 3000 की जैकेट है भाई साहब, 1500 रुपए मिल रही है, 1000 में मिल रही है। आप एकदम गार्डन खट से क्लिक करोगे, तुरंत खट से पेमेंट, ये क्रेडिट कार्ड से, ATM से, बस आपके यहां पर आ जाएगी। दरअसल ये जो जैकेट 3000 की दिखा रहा था, ऑफर में जो आपको ये 1000 रुपए दिखा रहा था, दरअसल ऐसा होता नहीं है। दरअसल इसका ओरिजिनल प्राइस अगर आप देखेंगे तो हो सकता है इसका ओरिजिनल प्राइस 500 ही रुपया हो, 500-600 रुपया हो, और 600 रुपए का प्राइस होगा, ठीक है। क्या होगा, जरा सुनना जरा ध्यान से, होगा क्या कि 600 रुपए का प्राइस होगा, ठीक है, एक मिनट, 600 रुपए का क्या होगा, प्राइस होगा, बोलेंगे ये है 3000 का, डिस्काउंट लगा देंगे 50% का, और बेच देंगे आपको कितने रुपए का, 1500 रुपए का। मतलब 600 रुपए का आपको मतलब ओरिजिनल प्राइस होगा, बेचेंगे आपको 1500 रुपए का, तब भी जो है इनको अच्छा खासा बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा। बड़ा मार्केट खराब है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जब भी कोई सामान खरीदे उसकी क्वालिटी एक बार चेक कर लें, फिर वो चाहे 300 रुपए का सामान हो, चाहे 3000 रुपए का हो, टिकेगा वो, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्रांड वैल्यू, बहुत ज्यादा इन सब चीजों पर नहीं जाइएगा, ठीक है। ये सब बड़ा बड़ा जंजाल चल रहा है आजकल, ठीक है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत धोखा करती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि अच्छा जो मैं 4000 की जैकेट पहना था 200 रुपए की है क्या, हाँ वही सही होगा, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। बहुत जंजाल है। एक बार मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली में मेरी बहन रहती है, तो उसने कहा मुझसे बताओ ये जैकेट कितने की है, बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। तो मैंने कहा यार कम से कम 2000 रुपए से तो कम नहीं होगी। नहीं, बोले तुम और बताओ जरा। मैंने कहा 2000 की है, हो सकता है भाई क्या कहते हैं 1500 रुपए की हो, बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम करेंगे यार, 1200 रुपए की होगी। बोली नहीं। बोलेगा फिर भी बताओ कितने रुपए की है एग्जैक्ट। उसने बताया कि 90 रुपए की। कितने रुपए की है, 90 रुपए की जैकेट, जिसका प्राइस मैं जो है आपको, मैं उसको 2000 रुपए बता रहा था, आते आते मैं 1200 रुपए टिक गया। उसका प्राइस उसने बताया कि 90 रुपया है। दिल्ली का हाल है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 90 रुपए की जैकेट भाई साहब, विश्वास नहीं होगा आपको ना, ऐसे ही होता है। जिस मेडिसिन फार्मा कंपनी में बड़ा बवाल है। फार्मा कंपनी में जो दवा आप 20 रुपए की खाते होगे ना, जो दवा आप 1 रुपए की खाते होगे ना, वो समझ लीजिए कि उसका दाम मुश्किल से 1 पैसा होगा। बस 1 रुपए की दवाई का दाम 1 पैसा होगा, शायद उससे भी कम हो, ठीक है। ये जो है मार्केट में चल रहा है। सोचिए कि कितना जाल। और फार्मा कंपनी के खिलाफ तो कोई बोलेगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। आयुर्वेद का स्तर थोड़ा बूम पे चल रहा है, लेकिन जो आयुर्वेद पर बोलता है उसको बिठा दिया जाता है। क्या कीजिएगा, देश है, भारत है अपना प्यारा सा। लेकिन आवाज उठाना चाहिए गलत के खिलाफ, क्योंकि कहा गया है कि जुल्म करने से बुरा है जुल्म सहन करना, और डर कर जीने से अच्छा है सामने लड़के मर जाना। ठीक, चलिए 10वां विश्व आयुर्वेद, देखिए आयुर्वेद की बात आ गई यहां पे। 10वां आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर हुआ है, तो ये हरिद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश, देहरादून। तो एग्जैक्ट इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, इसका उत्तर होगा आपका जो राजधानी है, कौन सी, देहरादून, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसकी राजधानी, उत्तराखंड की। और उत्तराखंड की एक राजधानी और है भाई साहब ग्रीष्मकालीन, बताओ कौन सी है वो, ऑप्शन नंबर डी। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। इस समय में रिकॉर्ड 12,000 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। कार्यक्रम में 55 देशों के 300 प्रतिनिधियों की भागीदारी रही, जिन्होंने आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा में रुचि दिखाई है। आपको बता दूं कि विगत 9 से 10 सालों में लगभग क्या 9 से 10 सालों में लगभग आयुर्वेद अपने आप में बहुत बूम पर जा रहा है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जो कंपनियां बहुत गजब तरीके से खेल खेलती थी, वह भी अपना एडवर्टाइजमेंट करते समय एलोवेरा का नाम लेती हैं, तुलसी का नाम लेती हैं, नीम का नाम लेती हैं, ठीक है, अश्वगंधा का नाम लेती हैं। वो चाहती हैं कि आयुर्वेद के नाम पर हमारा प्रोडक्ट बिके।
ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद चाहे वो जो है वो अमेरिका के साइंटिस्ट हो या बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, सभी ने आयुर्वेद का लोहा माना है और उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हम ही ऐसे बिरले आदमी हैं कि हमारे यहाँ का चीजें हैं और हम ही इस पर क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। किसी से आयुर्वेद मेडिसिन खाने के लिए कह दोगे, वो डिब्बा देख के भाग जाएगा। तो ये बड़ी विडंबना है। हालांकि आने वाले समय में आयुर्वेद ही अपना जो है स्थायी जो है क्या कहते हैं स्थायित्वता उसको प्रदान होगी और अपने आप में बाकी चीजें क्या होंगी, खत्म होगी। ठीक है, बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं भाई साहब आयुर्वेद इस्तेमाल करो। ठीक है, एम्स से लेकर के और बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट के लोग। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया निहित है। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा जरा इसका सही उत्तर क्या होगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया निहित है किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 124 क्लास 4 या फिर अनुच्छेद 217। बताइए, बहुत सही आपके सामने जो है ये प्रश्न है। हो सकता है आपको दो जगह पर कंफ्यूजन हो, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है और इन दोनों में कंफ्यूजन आपको हो सकता है बेसिकली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया था जिसको महाभियोग बोलते हैं, ठीक है, वो 217 के अंतर्गत आता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, अर्थात जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको उनके पद पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया निहित है बेसिकली वो 124 क्लास 4 में जो है निहित है। बड़ा इंपॉर्टेंट है चर्चाओं में। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाने की बात कही जा रही है, प्रस्ताव पेश किया गया है। ठीक है, क्या देखिएगा, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 217 में निहित है। चर्चा में क्यों? मैंने आपको बता दिया कि अभी हाल ही में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश पर जो है क्या है बेसिकली राज्यसभा में जो है प्रस्ताव पारित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 124 क्लास 4 उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया इसमें निहित है, यानी कि प्रावधान है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से बेसिकली जो है क्या कहते हैं ये प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। बड़ी लंबी और बड़ी जटिल प्रक्रिया है न्यायाधीशों को हटाने की, दरअसल प्रस्ताव हो नहीं पाता है पारित। ठीक है, जितना आसान हम इसे समझते हैं हो पाता नहीं है इसमें। ठीक है, इसके अलावा महाभियोग की प्रक्रिया यदि लोकसभा से शुरू होती है, यानी कि एक बात ध्यान रखिए कि लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी शुरू हो सकती है। अगर लोकसभा से यह महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है तो वहां पर 100 सदस्य होने चाहिए, 100 सदस्यों। और राज्यसभा से होती है अगर इसकी शुरुआत तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर अध्यक्ष या सभापति को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है, यानी कि इतने मेंबर का सहमति होना चाहिए। अगर इससे कम मेंबर हैं राज्यसभा और लोकसभा के मामलों में तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसके अलावा अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद एक समिति का गठन किया जाएगा, ये कमेटी बनेगी। कमेटी को अगर लगता है कि कदाचार के आधार पर दोषी पाए गए हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं मिलता है तो वहीं पर यह प्रस्ताव गिर जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, और आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ती है अपने आप में, राइट। यही लिखा है कि यदि समिति न्यायाधीश को कदाचार का दोषी नहीं पाती है तो यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, और यदि दोषी पाती है तो मूल प्रस्ताव के साथ समिति रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाता है। और इस प्रक्रिया के पश्चात दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य, कितना 2/3 यानी कि 2/3 मेंबर्स के बहुमत से पारित हो जाने पर उसे राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति आगे की प्रक्रिया को करता है। तो यह बड़ी जटिल प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, दरअसल ऐसा हो नहीं पाता है और बीच में ही ये चीजें डाउन हो जाती हैं। भाई साहब बहुत खतरनाक होते हैं न्यायाधीश, ध्यान रखना, उनको हटा नहीं सकता कोई, बहुत गजब आदमी है, इसलिए डरते भी नहीं किसी से। वकील से डरते हैं लेकिन कई मामलों में, मतलब डरते नहीं है, मतलब एक तरीके से बहस के मामले में कहीं ना कहीं टक्कर होती रहती है कई बार। ठीक है, बाकी सुपीरियर पावर है अपने आप में जजेस के पास में, और न्यायाधीश हैं वो न्याय करता है अपने आप में, उनका सम्मान करना चाहिए, सरकार को भी सम्मान करना चाहिए, उनके निर्णयों को बेसिकली सम्मान हमें भी करना चाहिए। और वो अभिलेख न्यायालय के रूप में जाने जाते हैं, आपको पता होगा अभिलेख न्यायालय के रूप में जाने जाते हैं न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो किस आर्टिकल में ये भी आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट अपने आप में क्या होता है, एक अभिलेख हो जाता है। उनका स्टेटमेंट एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से रिटन फॉर्म में होता है, अभिलेख होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने यह कमिटमेंट किया है, हाई कोर्ट ने यह कमिटमेंट किया है, राइट, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस चैंपियंस आपदा किसे, ये किस नहीं होगा भैया, किस लिख गया, अरे भाई साहब क्या हो गया। हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पीयूष गोयल, माधव गाडगिल, सुरेश सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक लगा लीजिएगा आप लोग। तो बेसिकली माधव गाडगिल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें अभी हाल ही में
चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में माधव गाडगिल को 2024 के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित है। माधव गाडगिल द्वारा पश्चिमी घाट के पास किसी पर व्यापक शोध किया गया है। पश्चिमी घाट के पास इसी पर, किसी नहीं इसी होगा, आजकल बड़ी मिस्टेक हो रही है भाई साहब, टाइपिंग मिस्टेक, इट्स वेरी बिग ब्लंडर, इसी होगा। माधव गाडगिल द्वारा पश्चिमी घाट के पास इसी पर व्यापक जो है शोध यानी कि रिसर्च किया गया है। पश्चिमी घाट के बारे में आप लोग जानते होंगे, जैव विविधता के मामले में क्या है, रिच है। इसके अलावा चैंपियंस ऑफ द पुरस्कार की स्थापना 2005 में की जाती है, यह भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। हो सकता है कि आपसे यही फैक्ट जो है कूट के फॉर्म में आपसे पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शहर के द्वारा देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित किया जाना है? किस शहर में? लखनऊ, इंदौर, गोरखपुर, वाराणसी। कौन सा ऐसा शहर है जहां पर अपशिष्ट पर बड़ी व्यापक स्तर पर काम किया जाना है? इस प्रश्न को शायद मैंने आपको पहले कराया था, अगर मुझे याद है जहां तक, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो उत्तर होगा वो जाएगा आपका गोरखपुर। और गोरखपुर किसका भैया इलाका है? सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। चलो, तो गोरखपुर शहर के द्वारा देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित किया जाना है। उद्देश्य क्या है? शहर को कचरा मुक्त बनाना। अच्छा, अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये अपने आप में क्या बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, अपशिष्ट प्रबंधन। यह पेपर 3 का पार्ट है आपके, ठीक है, ईवीएस का, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और इस पर निबंध भी आपसे अपशिष्ट प्रबंधन पर आ सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। और अपशिष्ट चाहे वो सॉलिड वेस्ट के रूप में हो, ई वेस्ट हो, या अलग अलग जो भी अपशिष्ट होते हैं, जो भी वेस्ट होते हैं, वो अपने आप में उनको उनका रिसाइकलिंग करना, उनको जो है दोबारा से कुछ इस प्रकार से करना कि ताकि उसका हम जो है उनको डिग्रेड कर पाए अपने आप में। तो ये प्रणाली जो टेक्नोलॉजी है बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और इसमें गोरखपुर शहर जो है आगे आ रहा है। देखते हैं कि क्या कुछ इसमें बेहतर कार्य कर पाता है गोरखपुर का जो प्लांट होगा। तो आप लोग जो है अपना टास्क नोट कर लीजिए। एक टास्क तो आज हमने आपको दिया, 2 टास्क हमने आपको दिया है, 2 हमने आपको होमवर्क दिया है। कौन कौन सा दिया भैया? एक तो हमने दिया है आपको कि जो आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है। और दूसरा कौन सा? दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, इन पर जो है क्या महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है, इसको आपको पढ़ना है, महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक, महाभियोग, ठीक। और तीसरा जो टास्क है वो है आपका बेसिकली क्या, जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। क्या? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी अपशिष्ट प्रबंधन है ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वाला अभ्यर्थी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अब आज आपके लिए प्रश्न है कि बताओ, बहुजन हिताय, क्या बहुजन हिताय बहुजन सिखाए सुखाए आदर्श वाक्य किसका है? ऑल इंडिया रेडियो का, यानी कि AIR जो होता है आपका, ठीक है, या दूरदर्शन का, या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, या नीति आयोग का? जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए कि बहुजन हिताय बहुजन सिखाए जो आदर्श वाक्य है वो किसका है। और अब आपके लिए निबंध का एक अभ्यास प्रश्न कि भविष्य के लिए संधारणीय विकास, इस पर लिखना है आपको निबंध। जो आरओ के अभ्यर्थी होंगे वो लिखेंगे इसको कितने शब्दों में? 600 शब्दों में। जो पीसीएस के अभ्यर्थी होंगे वो लिखेंगे इसको 700 शब्दों में। और जो यूपीएससी अर्थात जो आईएएस के अभ्यर्थी होंगे वो लिखेंगे इसको 1000 शब्दों में, 1000 वर्ड्स में, ठीक है, 1000, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिए, ठीक है, 1000 शब्दों में आप लोग निबंध लिखिएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आप लोग को पता होगा कि बेसिकली यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 जो है बेसिकली आपका लॉन्च हो चुका है, और इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसकी फीस बहुत ही नॉर्मल रखी गई है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के अलावा आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, टीचर से डिस्कशन, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री का क्विज, प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज, आपका डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी सब कुछ कराया जाएगा। और अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो आपकी फीस भी वापस कर दी जाएगी। तो ये सारा प्रोग्राम बेसिकली आपको पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए दिया जाता है। अगर आपका लक्ष्य 2025 पीसीएस या फिर 26 पीसीएस है तो आप लोग डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर जो है
क्वेरी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो हमने नंबर टेस्ट सीरीज के लिए लिखे थे उसी नंबर पर आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी हमने अपना नंबर परसों नरसों डाला था 86 करके है, आप उस पर भी अपनी क्वेरी को कर सकते हैं। बाकी एक बार टेलीग्राम पर मैं डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम पर दोबारा से अपना नंबर ऐड कर दूंगा, आप वहां पर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या तैयारी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये हो गया आज का हमारा जो है महत्वपूर्ण सेक्शन। आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर सही लगती हैं तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ में अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, लगातार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, भोजन का ध्यान रखिए, कपड़े का ध्यान रखिए, ठंडी बहुत है। आपका स्वास्थ्य आपके लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। ऑल द बेस्ट है एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।